नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आपके लिए लेकर हाजिर हूँ इंदिरा गांधी पर 100 ऐसी दिलचस्प अनसुनी कहानियाँ जो आप में से बहुतों ने नहीं सुनी होंगी। वो कहानियाँ का ये पूरा सिलसिला हम लेकर चले हैं 31 अक्टूबर 2017 से 19 नवंबर 2017 तक, जब 100 साल की हो जाएंगी इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर से इसलिए क्योंकि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि होती है और इस मौके पे सबसे पहले हम आपको वही 5 कहानियां बताएंगे जो उनकी मौत से जुड़ी हैं। कैसे हो गया था इंदिरा गांधी को अपनी मौत का आभास, उसकी पहली कहानी हम आपको लेकर बताएंगे। उस कहानी का एक बड़ा किरदार है लक्ष्मण जू। वैसे तो इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि आनंदमयी जो माँ थी उनके साथ एक और कई ऐसे ढेर सारे रामन्ना ऋषि थे। जैसे मोदी अलग अलग जगह जाके मिलते हैं, अलग अलग संतों से मिलते हैं, वैसे ही इंदिरा गांधी के बारे में भी था। इंदिरा गांधी भी अलग अलग जगह जाके मिलती थी, उनमें से एक थे लक्ष्मण जू। उनकी तस्वीर आपको ये दिखा रहा हूँ। ये लक्ष्मण जू जो है कश्मीर में रहते थे। कश्मीर शैव का जो मत है वो बेसिकली उसके संत थे, आध्यात्मिक संत थे। और वहाँ जैन का आश्रम है, वहाँ पे निषाद बाग के पास है। इनके बारे में एक खास बात, इसलिए मैं इन आश्रम जुड़े एक और दिखा रहा हूँ। अभिनव गुप्त, ये कश्मीर के एक बहुत बड़े संत हुए हैं पहले। ये उन्हीं के आश्रम के जहाँ पे वो रहते थे अभिनव गुप्त, उसी के आश्रम के पास इन्होंने लक्ष्मण जू ने बनवाया। लक्ष्मण जू से इंदिरा गांधी बहुत निकटता मानती थी और कोई भी परेशानी होती तो उनसे जाके सलाह लेती थी। खुद भी कश्मीर की थी इंदिरा गांधी। तो इनके पास जब वो 27 अक्टूबर को पहुंची इंदिरा गांधी, उन्होंने प्लान किया छुट्टी, यानी 3 से 4 दिन पहले इंदिरा गांधी ने प्लान किया कि वो कश्मीर जाएंगी राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, देवयानी के साथ। वो पहुंची वहाँ पे, पहले दिन बच्चों के साथ खेलते रहे, अलग अलग वर्ड्स गेम खेले, इधर उधर घूमे। उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि वो सुबह सुबह जाके कश्मीर में एक शंकराचार्य की पहाड़ी पे एक मंदिर है, वो पहाड़ी पे चढ़ गई, ऊपर जाके उस मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद लक्ष्मण जू के आश्रम में पहुंचे। लक्ष्मण जू के जब आश्रम में पहुंची तो एक जगह जाकर वो बैठ गई। अच्छा, लक्ष्मण जू के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि लक्ष्मण जू के जो पिता थे उनको ये क्रेडिट जाता है कि कश्मीर में जो हाउस बोट आप देखते हैं ये उन्होंने शुरू की थी। तो लक्ष्मण जू के पास जब वो काफ़ी देर बैठी रही, तब इंदिरा गांधी ने उसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत निकट है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत निकट है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। तो लक्ष्मण जू एकदम शांत हो गए, फिर बोले कि अगर आप ऐसा सोचती हो तो मैं भी। तो यहाँ से उम्मीद होती है कि ये 3 दिन पहले 28 को उनके आश्रम में पहुंची, 28 अक्टूबर को, और उनसे कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय आ गया है, मेरा वक्त पूरा हो गया है, मेरी मौत निकट है। तब लक्ष्मण जू ने उन बातों को डाइवर्ट करते हुए ये कहा भी कि जो आश्रम में एक दूसरी नई बिल्डिंग बन रही है, क्या आप इसका उद्घाटन करना चाहेंगी? तो इंदिरा गांधी ने कहा मैं आऊंगी अगर जिंदा रही तो। ये इस मुलाकात में इंदिरा गांधी ने लक्ष्मण जू को ये इस तरह के संकेत दिए जैसे उन्हें लग रहा था, उन्हें आभास हो गया था कि कुछ न कुछ होने वाला है। अब ये आभास किस तरह से, क्योंकि जब से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था स्वर्ण मंदिर पे, तब से उन्हें खतरा था ही, लेकिन उसके बाद उन्हें आभास भी होने लगा था अंदर से। और ये पहली कहानी हमने इसलिए बताई कि लक्ष्मण जू के आश्रम में उन्होंने ये बात खुद बोली। दूसरा जो वाकया है, वो जैसे ही वो आ रही थी मंदिर से, अच्छा वहाँ उसके बाद वो शारिका मंदिर गई। तो वो शारिका मंदिर आपको इसलिए खास है क्योंकि ये शारिका मंदिर कश्मीर में ही है। ये जो वहाँ के कश्मीरी पंडित हैं उनकी कुलदेवी का मंदिर माना जाता है। इस नाते क्योंकि कश्मीरी पंडित नेहरू भी थे, उस नाते वो इस मंदिर में भी गई। और इस मंदिर के से पहले एक उसमें जो कोई दरगाह थी, वहाँ उस दरगाह में विजिट किया। दरगाह से उतरते वक्त उनका पैर फिसल भी गया और उस वक्त उन्हें कोई चोट नहीं आई। इंदिरा गांधी उसके बाद मंदिर में गई और मंदिर से जब लौट रही थी तो माखनलाल पोतेदार 10 साल, कौन है माखनलाल पोतेदार? कांग्रेस के काफी बड़े नेता रहे हैं माखनलाल पोतेदार। मैं इसलिए उनकी भी ये हमारी जो दूसरी कहानी है उससे ये जुड़ी है। चिनार लीव्स, ये किताब का कवर पेज है और इसी माखनलाल पोतेदार की तस्वीर है और यह इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ उन्होंने कवर पेज लगाया है। और इस किताब में माखनलाल पोतेदार ने लिखा है, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और कश्मीर के नेता हैं, अनंतनाग में पैदा हुए और 10 साल वहाँ विधायक और उसके बाद मंत्री रहे। वो उस वक्त इंदिरा गांधी के साथ थे। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि मेरे बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी राजनीतिक वारिस जो है प्रियंका गांधी होंगी, ये कहा। और क्यों वो इंदिरा गांधी बात कर रही थी अपने
भविष्य की, अपने बाद की राजनीतिक वारिस की। जब जब ये बात इनको कहा, इंदिरा गांधी की मौत हो गई, उसके बाद जब हालात सामान्य हुए तो माखनलाल फोतेदार ने सोनिया गांधी को फ़ोन करके ये बात बताई। लेकिन सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे राजनीति में आए, बड़ी मुश्किल से तो राजीव गांधी को आने दिया गया। तो ये माखनलाल पोतेदार से सोनिया गांधी की ज़्यादा बात बनी नहीं, लेकिन जब उन और वो तिवारी कांग्रेस के साथ चले गए। लेकिन ये एक दूसरा आभास जो बताया जाता है कि इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं आभास था कि उनकी मौत हो सकती है, उनके बाद कौन देखेगा, उनके बाद उनसे बेहतर नेता कौन हो सकता है। इसके बारे में उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में बोला था कि प्रियंका गांधी मेरी राजनीतिक वारिस हो सकती है, मुझसे बेहतर कर सकती हैं। तो ये बात इस द चिनार लीव्स इस किताब में लिखी हुई है, ये इन्होंने लिखा। तीसरा जो पॉइंट था, तीसरा जिसे आभास बोला जाता है, वो हुआ था इंदिरा गांधी का भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में ये मैं केवल उस भाषण को दिखा रहा हूँ, और सुनने के लिए आपको यूट्यूब पे या कहीं भी देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी भुवनेश्वर में जब गई 29 अक्टूबर को, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उन्हें हाथों से बुनी साड़ियाँ दी। उसके बाद उन्होंने 30 अक्टूबर को, ये उनका आखिरी भाषण है। इस आखिरी भाषण की लाइन आप कांग्रेस के कई पोस्टर्स पे देखेंगे, और ये सबसे पहले वो उन पोस्टर्स पे आई जो जब राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा, तो उन पोस्टर्स पे उनकी लास्ट लाइनें इस भाषण में थी कि मैं जब तक मैं जिंदा रही, मैंने देश के लिए काम किया, और कल को मैं नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी, तब भी मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। ये बात इंदिरा गांधी ने कही। तो आखिरी भाषण, और देश के लिए आखिरी भाषण एक पैगाम लेके आया, स्पेशली कांग्रेसियों के लिए। कांग्रेसियों को आखिरी भाषण में ये बताने के लिए रहा कि इंदिरा गांधी कैसी थी, क्या चाहती थी, और इवन ये कह रही थी कि मर भी गई तो मेरे खून का एक एक कतरा काम आएगा। बाद में उन्होंने चुनावी उन भाषणों में खूब इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी का ये आखिरी भाषण। लेकिन ये कहीं ना कहीं संकेत ये भी करता है कि क्या इंदिरा गांधी को अपनी मौत का आभास हो गया था, वो क्यों बार बार मौत की बात कर रही थी। ये उन्होंने अपनी एक सहेली को भी बोला था कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरी राख जो है हिमालय पे बिखेर देना, अगर मैं चाहती हूं कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी राख बिखेर दी जाए। ये उस तरह की बातें इंदिरा गांधी लगातार कर रही थी। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की मौत के दिन की, मौत की उससे पहले की, आगे पीछे की, तो बाकी की हमारी जो दो कहानियां हैं, मैं चौथी कहानी ये बता रहा हूँ कि कैसे आखिरी दिन उन्होंने बात की कि इंदिरा गांधी ने। और अब एक चौथी बात, जब आखिरी दिन की मैं बताने जा रहा हूँ, उनकी दिनचर्या क्या थी। रात को इंदिरा गांधी को ढंग से नींद नहीं आ रही थी। सोनिया गांधी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे रात को वो उठी होंगी तो उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी कोई दवाई ले रही हैं और उसके बाद सोने जाती हैं। रात भर लग रहा है वो परेशान थी, किस बात से थी ये पता नहीं। सुबह उठ के योगा किया इंदिरा गांधी ने। योगा करके वो निकली और योगा करके ब्रेकफास्ट किया, तैयार हुई। फिर उन्हें राहुल गांधी मिलने आए। हमेशा रोज होता था कि राहुल गांधी, क्योंकि वरुण गांधी को मेनका गांधी लेके जा चुकी थी, अब वो उनके पास जो पोता था उनका राहुल गांधी, रोज उनसे मिलने जाते थे राहुल गांधी मॉर्निंग में, और दादी से पूछते थे, दादी पढ़ाई की बातें करती थी। ये सारी बातें हुई। उसके बाद उन्हें 1 घंटे करीब वो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखती रही। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आर.के. धवन जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने घर में थे, वहीं रहते थे, उन्होंने बताया कि कैसे आपका जो कल का इंटरव्यू था, पीटर उस्तिनोव एक ब्रिटिश और रशियन एक्टर थे जिनको एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंदिरा गांधी का इंटरव्यू करना था। वो अपनी टीम लेकर एक अकबर रोड, इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड पर रहती थी, बगल में जो एक अकबर रोड का बंगला भी उन्होंने लिया हुआ था अपने कार्यालय के लिए, वो पास में ही था, लगा हुआ था। तो वहाँ से इंदिरा गांधी कभी भी कार्यालय में चली जाती थी। से कहा गया कि 9 बजे के बाद आपका इंटरव्यू वहाँ रखा गया है, और वहाँ पर आपके जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं शारदा प्रसाद, एच.वाई. शारदा प्रसाद, वो उनके साथ इंतजार कर रहे हैं, तो आप तैयार हुई। इंदिरा गांधी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी, और उनकी जो लेडी मेकअप आर्टिस्ट थी, उसने मेकअप किया। वो इसलिए किया क्योंकि इंटरव्यू होना था उस दिन, और एक टीवी के लिए इंटरव्यू होना था, ब्रिटिश किसी चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री बननी थी। और इंदिरा गांधी ने उसके बाद सबसे दिलचस्प बात है कि सैफरॉन साड़ी इंदिरा गांधी ने उस दिन के लिए चुनी। अब ये कहा जाता है कि सैफरॉन रंग इधर आप आरएसएस वालों के लिए होता है, दूसरा शहीदों के लिए कहा जाता है कि बहुत प्रिय होता है उन्हें सैफरॉन रंग, जो क्रांतिकारी होते थे उनको भी। तो मैं वो साड़ी आपको दिखाना चाहूँगा इंदिरा गांधी की आखिरी। ये 3 सामान इंदिरा गांधी के हैं जो आखिरी सामान है।
और जिनमें से ये साड़ी थी और दूसरा जो इनके हाथ में लाल वाला बैग था, इंदिरा गांधी के हाथ में छोटा सा बैग था कपड़े का बना हुआ। तीसरे जो सैंडल्स हैं इंदिरा गांधी के, काले सैंडल्स थे। ये आखिरी सामान है इंदिरा गांधी का। और ये वो रास्ता था जो इंदिरा गांधी को तय करना था। जैसे उन्होंने साड़ी पहनी, उनका जो कांस्टेबल सेवक था नारायण सिंह, वो उन्हें छाते में लेकर आया कहीं मेकअप ना खराब हो जाए धूप से। ये टाइम करीब 9:10 मिनट 11 मिनट ऐसा कुछ टाइम था। वो बाहर निकली इंदिरा गांधी और आर के धवन थोड़ा पीछे रह गए। इतने में हुआ ये कि एक बाहर से एक बंदा जो ट्रे सेट ले जा रहा था, जो टी का बेसिकली, जो उसने पूछा कि किसके लिए ये ट्रे में जो चाय कप का सेट ले जा रहे हो आप, तो उन्होंने बताया कि जो पीटर आए हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, ये बगल वाले एक अकबर रोड पे, उनके लिए ये है। तो इंदिरा गांधी ने अब देखिए एक महिला बाहर आती है इसमें से, एक पीएम के बजाय, वो कहते हैं कि नहीं ये सेट अच्छा नहीं लग रहा है, तुम एक फैंसी सेट जो रखा हुआ है वो वाला लेके आओ। एक अच्छा वाला टी सेट लेके आए और वो सेवक को आदेश दिया उन्होंने। उसके बाद इंदिरा आगे बढ़ी, गेट पर पहुंची और यहाँ बेअंत सिंह, अभी मेरे पास तस्वीर नहीं है, बेअंत सिंह जो सब इंस्पेक्टर थे, गेट पे खड़े थे। बेअंत सिंह 9 साल से इंदिरा गांधी के साथ थे। बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी को सैल्यूट किया। इंदिरा गांधी ने हाथ जोड़कर मुस्कुराकर जवाब दिया और सैल्यूट वाला हाथ जब नीचे आया तब इंदिरा गांधी ने देखा कि उसमें उनके हाथ में रिवॉल्वर थी। बिना देर किए बेअंत सिंह ने एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी और बेअंत सिंह ने 3 गोलियां दाग दी। और उसके बाद जैसे ही बेअंत सिंह ने गोलियां दागी, सतवंत सिंह गेट के बाहर था। सतवंत सिंह नया नौजवान था, 22 साल का, 5 महीने पहले इंदिरा की सिक्योरिटी में आया था। बेअंत सिंह 9 साल से सिक्योरिटी में था। एक साथ उसने अपनी स्टैन गन उतारी और करीब 30 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में दाग दी। जैसे ही हुआ 5-6 मिनट के अंदर आईटीबीपी के बाहर जो सुरक्षा घेरा होता था वो भागता हुआ आया। कई लोग आए उनमें से, और आते ही उन्होंने देखा तो बेअंत सिंह ने अपना जो वॉकी टॉकी होता है वो गेट पे टांगा, अपने हथियार नीचे रखे और बोला हम अपनी ड्यूटी कर चुके, अब आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी। वो जो आईटीबीपी के जवान थे उन दोनों को लेकर सिक्योरिटी हट जो बनी होती है बंगलों में, तो सरकारी बंगलों में एक सिक्योरिटी हट होती है, वहां ले गए। और वहां जाकर क्या हुआ उन लोगों के बीच में, गाली गलौज, मारपीट, उसके बाद गोली चली। सीधे बेअंत सिंह को उन्होंने शूट कर दिया। वहीं बेअंत सिंह की मौत मौके पर ही हो गई और बेअंत सिंह के बाद जो सतवंत सिंह के 2 गोलियां पेट में मारी। उसके बाद मैं यही 5वीं कहानी ये बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे इंदिरा गांधी की मौत, आप बोल सकते हो, तुरंत उन्हें एम्स ले जाया गया। कि कैसे, जो हमारी 5वीं कहानी वो ये बताएगी कैसे डॉक्टर्स जो वेट कर रहे थे इंदिरा गांधी का, कैसे डॉक्टर्स जो वेट कर रहे थे कि घायल इंदिरा गांधी उनके पास आ रही हैं और उनका इलाज करना है। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से 2-3 सीनियर डॉक्टर थे, उनको बोला गया कि आप बाहर खड़े रहिए। और वहां पर वो लोग बाहर पहुंचे तो इंदिरा गांधी की जगह कौन आए? इंदिरा गांधी के हत्यारे। जी हाँ, हमारी 5वीं कहानी वो यही है कि कैसे आरएमएल के डॉक्टर्स को ये सूचना दी गई कि इंदिरा गांधी को यहाँ लाया जा रहा है। डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, सुबह का वक्त था, बाहर आके खड़े हो गए। देखा तो आईटीबीपी के जवान आते हैं और उनके साथ स्ट्रेचर पे सतवंत सिंह, साथ बेअंत सिंह, और दोनों घायल। हालांकि बेअंत सिंह की मौत हो चुकी थी। सतवंत सिंह डॉक्टर्स जैसे ही नीचे उतारा गया स्ट्रेचर पे, जोर से चिल्लाया कि शेरा वाला ना काम कितना, मैंने उन्हें मार देता, मतलब मैंने शेरों वाला काम किया है और उसको मार दिया है। ये सतवंत सिंह ने चिल्लाया। उसके बाद सतवंत सिंह को, लेकिन डॉक्टर्स को गुस्सा भी आया, लेकिन करें क्या, डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी करनी थी। सतवंत सिंह की वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, पेट से 2 गोलियां निकाली गई। बेअंत सिंह की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब जबकि आरएमएल में वहाँ सूचना जरूर दी गई थी, लेकिन सोनिया गांधी के गोद में सर रखकर व्हाइट एम्बेसडर कार में इंदिरा गांधी को ले जाया गया एम्स। ये भी एक अलग कहानी है कि क्यों एक व्हाइट एम्बेसडर कार में ले जाया गया। करीब 444 सिक्योरिटी 3 शिफ्ट में रहती थी उस वक्त पीएम के बंगले की,
और वो 3 शिफ्ट में रहते थे, तो कम से कम 100 कर्मचारी ऐसे होते हैं, एम्बुलेंस होती है, डॉक्टर्स होते हैं। जो डॉक्टर थे पीएम आवास में ही, वो डॉक्टर साहब भागकर उन्होंने एम्बुलेंस के लिए बोला, एम्बुलेंस का ड्राइवर मौजूद नहीं था, तो एक वाइट एम्बेसडर कार जो सरकारी थी उसी को ले जाया गया ऑफिशियल। एम्स पहुंचे कुछ ही मिनटों में, वो चलता रहा। लगभग 2:23 पर डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर साफिया थी कोई, उन्होंने आके ऐलान किया कि इंदिरा गांधी नहीं बची है। राजीव गांधी कोलकाता में थे, राजीव गांधी कोलकाता में थे, उनके लिए एयरफोर्स का स्पेशल कोलकाता के पास थे बाहर कहीं, वहाँ से एयरपोर्ट आए बोइंग 737 विमान से। वो आए 1 बजे, हालांकि उससे पहले उन्होंने 1 बजे सूचना मिल गई, बीबीसी 1 बजे अपना प्रसारण दे चुका था कि इंदिरा गांधी शायद मर चुकी हैं। ये इस तरह की हमने इंदिरा गांधी की मौत, उससे मौत से जुड़े आभास, उससे जुड़े किरदार, इनके बारे में आपको 5 कहानियां आज बताई। हम फिर लेकर आएंगे और आप देखते रहिए। ये पार्ट 1 था। इस तरह की 5-5 कहानियों के हम आपको 20 पार्ट लेकर आएंगे, पूरी 100 ऐसी दिलचस्प अनसुनी कहानियां। आप हमारे साथ देखते रहें, बने रहें, और दूसरा पार्ट बहुत जल्द। थैंक यू, नमस्कार।